नमस्कार, मनी नाइन की खास पेशकश इकोनॉमिकम में आप सभी का स्वागत है। अर्थात की नई किस्त को लेकर के मनी नाइन के संपादक अंशुमान तिवारी जी वो स्टूडियो पहुंच चुके हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस बार के इकोनॉमिकम में भी हर बार की तरह पहले अर्थात पर बात होगी, उसके बाद आपसे सवाल लिए जाएंगे और फिर इनकम की बात होगी और अंत में अंशुमान सर से किसी किताब या फिर वेब सीरीज पर जानकारी लेंगे। इस बार का इकोनॉमिकम पिछले इकोनॉमिकम का अगला भाग है। इसकी जानकारी हम आपको पिछले इकोनॉमिकम में ही दे चुके हैं। पिछले इकोनॉमिक में हमने जाना था, आपको बताया था कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के अकेले बहुमत नहीं मिलने की वजह आर्थिक भी है। इस बार हम चुनाव से आगे की बात करेंगे और पता करेंगे कि सरकार के सामने चुनौतियां क्या हैं। सर, चुनाव में भाजपा की उम्मीदों को बड़ा गहरा झटका लगा। ऐसा लगा कि भाजपा वास्तविकता से दूर उम्मीदों के सहारे बैठी रही। वास्तविकता और उम्मीद में क्या अंतर होता है, ये शायद तमाम अर्थशास्त्री जो है वो और राजनेता नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाते हैं ये लोग? बड़ा दिलचस्प चुनाव था ये। उम्मीदों और वास्तविकता का फर्क बाजार भी नहीं समझ पाया और उसका नतीजा हमने देखा। पिछली बार हमने उसमें चर्चा भी की थी इस पर। और आमतौर पर राजनेता उम्मीद की राजनीति ही करते हैं, होप की या चीज़ों को आगे ले जाकर बताते हैं। मार्केट भी आमतौर पर, निवेशक भी हमेशा होप पर क्योंकि मार्केट में हमेशा एक बुल बायस होता है, हमेशा बाजार में तेजी का एक बायस होता है जो कि पॉजिटिव बायस है। इन परिस्थितियों के बीच में वास्तविकताएं थोड़ा फर्क हो जाती हैं और झटके तब लगते हैं जब आर्थिक वास्तविकताओं को और सामाजिक हकीकत को, यथार्थ को इग्नोर किया जाता है। तो अब हम एक वास्तविकता का नतीजा देख चुके हैं चुनाव में और दूसरी वास्तविकता से आंखें मिलाने वाले हैं इसमें। तो हम आपको सच का एक हिस्सा बता चुके हैं जिनकी वजह से 300 पार और 400 पार के नारे की गत बनी कि बीजेपी 240 सीटों तक सिमट गई और गठबंधन की सरकार भारत में आई, जबकि इससे पिछली बार से अधिक बहुमत की संभावनाएं और अधिक सीटों की संभावनाएं थी। ऐसा क्यों हुआ? और इसके साथ हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे, बजट सामने है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बजट जुलाई के अंत में, आखिरी के हफ्ते में किसी दिन आएगा और क्यों अगले 5 साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और इस गठबंधन की सरकार के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं और उसके तथ्य क्या कहते हैं। लेकिन जो उम्मीदों और वास्तविकताओं का फ़र्क है ना, उसको देखने के लिए एक बड़ा दिलचस्प किस्सा मुझे याद आया। एक अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता हैं मैक्स वेक्स्टर बुढ़ापे से बड़ा खौफजदा थे। उनको बुढ़ापे से डर लगता था क्योंकि उनको लगता था कि बुढ़ापा दुनिया में जब लोगों के पर आएगा तो कैसी स्थिति होगी। तो उन्होंने 2011 में ख़ास फिल्म बनाई, काफ़ी चर्चित फिल्म थी, आपको देखने को मिल जाएगी। आज के रिकमेंडेशन में आप फिल्म को देख भी सकते हैं कि उस फिल्म का नाम था हाउ टू लिव फॉरएवर, हमेशा कैसे जिंदा रहें। तो वेक्स्टर ने क्या किया कि इस फिल्म के लिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। पूरी दुनिया के अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग देशों में वो गए और उन्होंने उम्र दराज लोग चुने जो 100 साल से ऊपर के थे। 90 साल के, 100 साल से ऊपर के लोग थे और उनसे ये जानने की कोशिश की कि उनकी लंबी उम्र का राज क्या है, रहस्य क्या है, आखिर वो इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहे, उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे कि उम्र दराज हुए। इस फिल्म में एक 100 साल के यूरोपियन बुजुर्ग से ये सवाल किया गया। बड़ी दिलचस्प फिल्म थी और लोगों से बातचीत पर आधारित थी। एक 100 साल के बुजुर्ग से सवाल किया गया इस फिल्म में कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी का दिन कौन सा था। 100 साल की उम्र बहुत बड़ी उम्र होती है और बहुत सारी मेमोरीज, स्मृतियाँ, बहुत सारे घटनाक्रम बीते हुए होते हैं किसी व्यक्ति का जिसकी आयु 100 साल होती है। तो उससे पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी का दिन कौन सा था। तो उस बुजुर्ग का जवाब था 11 नवंबर 1918। 11 नवंबर 1918 उस बुजुर्ग ने इसलिए कहा कि ये वो दिन था जिस दिन पहले विश्व युद्ध की समाप्ति पर के लिए उत्तर पूर्व फ्रांस का एक कस्बा है कॉपिग्ने, वहाँ पर पहले विश्व युद्ध की समाप्ति की संधि पर दस्तखत हुए थे। और आपको याद होगा कि हिटलर ने जब दोबारा फ्रांस से संधि की थी तो इसी शहर में जाकर की थी और जो फ्रांस के लिए बड़ा ह्यूमिलिएशन था। तो फिल्म में पूछा गया बुजुर्ग से कि इतनी खुशी क्यों आपको इस दिन हुई, 11 नवंबर 1918 को इतनी खुशी क्यों हुई। बुजुर्ग ने कहा कि इस दिन हमें समझ में आया कि अब युद्ध हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद अब दुनिया में कभी युद्ध नहीं होंगे। पहले विश्व युद्ध में 2 करोड़ लोग मारे गए थे और इतने ही लोग घायल हुए थे। दुनिया का सबसे बड़ा विध्वंसक युद्ध था, नरसंहार था। तो उस युद्ध से बचकर या उस युद्ध को अपने सामने देख कर निकले उस बुजुर्ग को ऐसा लगा कि उसके लिए सबसे खुशी का दिन है। और फिर 20 साल बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ 20 और उससे ज़्यादा भयानक हुआ और उससे ज़्यादा बड़े हिस्से में हुआ।
तो विपुल भाई, उम्मीद बड़ी ताकतवर है, पर इतिहास हमें अक्सर गलत साबित करता है और ये बताता है कि जो तथ्यहीन उम्मीदें हैं वो हमें बड़े खतरे में डाल देती हैं। उम्मीदों के पीछे अगर तथ्य ना हो तो, और हम दरअसल उम्मीदों का जो मनोविज्ञान है वो ये है कि हम अक्सर जो नहीं चाहते हैं उसके होने की उम्मीद भी नहीं करते। बिल्कुल। जो हमें नहीं चाहिए उसकी हम कभी संभावना नहीं देख लगाते और उसकी उम्मीद नहीं करते, और यहीं पर हम उस ट्रैप में चले जाते हैं जहां वो बुजुर्ग पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ये मान रहे थे कि दुनिया में जंग नहीं होगी, लेकिन उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ और आज तक जंग हो रही है। उसके बाद कितनी जंग हुई आपके सामने, आज भी युद्ध चल रहे हैं। जब दवाओं का आविष्कार हुआ, लोग भूल गए कि महामारियां कभी नहीं आएंगी, महामारियों का इतिहास खत्म हो गया। महामारियां आई और दुनिया ने सामने 21वीं सदी में एक इतनी बड़ी महामारी देखी। और लगभग भारतीय राजनीति में भी ऐसा हुआ कि जब भारत में एक स्वर से सभी लोग, तथ्य थे या उम्मीद थी या राजनीति थी, इसका फैसला तो सामने आ गया जब 400 सीटों और 300 सीटों की भविष्यवाणी कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी 272 सीटें भी लेकर नहीं आई, जबकि तथ्य सब कुछ सामने थे। तो अब यहां से जब हम सफर की शुरुआत करते हैं, सरकार तो आ गई, गठबंधन की सरकार आ गई, और यहां से भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने सफर की, या एनडीए की सरकार आप कहें, भाजपा की तो अकेली सरकार नहीं रही, एनडीए की सरकार अपने पुराने सफर की नई शुरुआत कर रही है। और उस नई शुरुआत में वो सारे तथ्य जिनकी वजह से उसे 300-400 की उम्मीदों के बजाय 240 तक आना पड़ा, वो सारे आर्थिक कारण, जिसको पिछली बार हमने कहा था, जेम्स कार्वाइल कहते थे ना, इट्स इकोनॉमी स्टूपिड, वो सारे तथ्य मौजूद हैं, क्योंकि उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से अपने शिखर पर होते समय सबसे मजबूत नुकसान, ये सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। उनकी रोशनी में भविष्य कैसा दिखता है, उनकी रोशनी में बजट कैसा दिखता है, उनकी रोशनी में बाजार में क्या होने वाला है, इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां से एक बिल्कुल दूसरा दौर शुरू होगा। सरकार तो वही है, पर चुनौतियों का जो एक और पहलू है, जो हमने इस चुनाव में पिछले इकोनॉमिकम में देखा था, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि क्या बदल सकता है। लेकिन आप ये बताइए सर, सरकार तो आखिरकार लौट आई, टीम भी लगभग वही पुरानी है, वही सारे मिनिस्ट्री मेन कम से कम वो हैं। आप कह रहे हैं फिर भी कि मतलब जो है अगले 5 साल बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, वो कैसे? क्योंकि सरकार दावा कर रही है रिफॉर्म जारी रहेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए, नई मंत्रिपरिषद बनने के बाद सफर लगभग वहीं से शुरू हो रहा है जहां दूसरा कार्यकाल खत्म हुआ था। 11वां बजट आने वाला, अगर आप माने तो, सरकार का, क्योंकि सरकार के 10 बजट आ चुके थे, 11वां बजट आने की तैयारी हो रही है। अब आप जरा गौर से देखिए, क्योंकि निरंतरता की सरकार है। सरकार ने संकेत भी दिया कैबिनेट बनाते समय, जैसा आपने कहा, कि कंटिन्यूटी रहेगी, वही विभाग, वही मंत्री, वही सारे लोग, यानी ये सब लोग पिछले 10 साल में जो कर चुके थे उसका नतीजा सामने आ गया। बिल्कुल। इन सारे लोगों ने सड़क में जो किया, कम्युनिकेशन में जो किया, वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय में जो किया, देश भर के सारे हिस्सों में पिछले 10 सालों में इन मंत्रियों ने, सरकार ने जो किया, उसके नतीजे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे खड़ी हुई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां तक आने के लिए, क्योंकि इस बार स्टेक्स बहुत हाई थे, दांव बहुत ऊंचे थे, इस बार 400 पार के दांव थे, 300 पार, 350 पार के दांव थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे कार्यकाल में वापस आने के लिए आर्थिक मोर्चे पर मैक्सिमम फ्यूल डाल चुकी थी, अधिकतम ईंधन डाल चुकी थी, जितना ईंधन डाला जा सकता था। हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे कि और आप याद करेंगे तो आपको दिखाई देगा। रिकॉर्ड सरकारी खर्च हुआ, उद्योगों को भरपूर रियायतें दी गई, टैक्स कम कर दिया गया। भारत में कॉर्पोरेट टैक्स की दर अब इनकम टैक्स से भी कम हो गई। इनकम टैक्स देने वाले लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देने वाले कम पे करते हैं। लोक लुभावन स्कीमों की कतार लगी, फ्री अनाज देना, सिलेंडर देना, बहुत सारी और भी चीज़ें अलग अलग स्तर पर की गई। ढेर सारे सुधार हुए, जैसा आपने कहा, कुछ सफल कुछ असफल हुए। लेकिन हम आपको पिछले संस्करण में बता चुके हैं कि भारत की वास्तविक आर्थिक हकीकत नहीं बदली, तस्वीर नहीं बदली। कमाई नहीं बढ़ी, रोजगार नहीं बढ़े, कंजम्पशन की स्पेंडिंग नहीं बढ़ी, गांव में लोगों की आय घटी, और इसलिए मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को 272 से नीचे सिकोड़कर सहयोगी दलों का मोहताज कर दिया। अब एनडीए सरकार के लिए जो नया बजट है, तथ्यों की रोशनी में ये बेहद जटिल और कठिन होने वाला है। पहली चीज तो कि आप क्या नया करेंगे, सब कुछ तो कर दिया 10 साल में, और नतीजे भी उसके राजनीतिक रूप से नतीजे भी आ गए। दूसरी चीज है कि हम इससे आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसे आंकड़े टटोलेंगे जिनसे आपको यह समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार जब अपना अगला बजट पेश कर रही होगी और ईमानदारी के साथ इन तथ्यों को देखेगी, तो उसे ये सोचना चाहिए कि पिछले 10 साल में क्या क्या नहीं बदला,
और जो नहीं बदला उसका राजनीतिक नुकसान उन्हें हुआ। तो हमें क्या क्या नहीं बदला पिछले 10 साल में, इसे करीब से समझना होगा, तब हम इस बजट का पूरा संदर्भ समझ पाएंगे। आएगा क्या बजट में हमें नहीं पता, क्योंकि बजट सरकार के अपने नज़रिए से आता है, पर हम इस बजट के सामने को समझने के लिए, आपकी उम्मीदों को तर्कसंगत स्तर पर लाने के लिए, तथ्यहीन स्तर पर तथ्यगत स्तर पर लाने के लिए, और जो तथ्यहीन चर्चाएं हैं उनसे अलग करने के लिए हम कुछ ऐसे आंकड़े और तथ्य आपको दिखाते हैं जिनकी रोशनी में आप ये समझ सकें कि पिछले 10 साल में क्या नहीं बदला, और उसे बदलने के लिए इस बजट को बिल्कुल अलग होना पड़ेगा। यानी इसमें कोई निरंतरता नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आदर्श बजट आएगा नई सरकार का तो इसमें आप वही उपकरण इस्तेमाल नहीं कर सकते जो सफल हो चुके हैं, क्योंकि 10 साल में जो कुछ आप करना था कर चुके, उसके राजनीतिक नतीजे भी नहीं है और आर्थिक नतीजे भी नहीं है। अगर आप आर्थिक नजरिए से देखें तो रोजगार, खपत, डिमांड नहीं बढ़ी, और अगर आप राजनीतिक नजरिए से देखें तो इस सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो यानी जिन उपकरणों का, जिन तकनीकों का, जिन व्यवस्थाओं का, जिन सुधारों का, जिन तरीकों का इस्तेमाल किया गया था, वो तरीके असफल सिद्ध हुए हैं। तो हम इससे आगे चलते हैं और तथ्य की पोटली खोलते हैं, और सबसे पहले रोजगार की रोशनी में परखते हैं, क्योंकि उसका असर हमें इस चुनाव के नतीजों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, और पिछले 5-6 सालों से रोजगारों की तस्वीर थी। अब आप ध्यान से इस चार्ट को देखिए। तीसरी पारी से पहले, एनडीए सरकार की तीसरी पारी से पहले भारत में गैर कृषि रोजगारों का यह हाल है, और जो 10 साल में सबसे खराब है। नॉन फॉर्म जॉब्स, यानी जो शहरों से आते हैं, हम पीछे फिर उस चार्ट पर जाएंगे एक बार और उसे देखेंगे। जो नॉन फॉर्म जॉब्स हैं उनका ये हाल है। अगर आप 2000 से 2005 के बाद में देखें तो CAGR करीब 3.4% के आसपास थी। 2005 से 12 की तरफ देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में गैर कृषि रोजगार, यानी उद्योगों में, कंस्ट्रक्शन में, बाकी जगह रोजगार 3% के ऊपर गति से बढ़ रहे थे। 2012 से 2019 के बीच में गति आधी रह गई, और 2019 से 2023 के बीच में माइनस में चली गई, और इसमें कोविड का असर शामिल है, पर हमें बाद के महीनों में रिकवरी नहीं दिखाई दी। अब अगला चार्ट देखते हैं। अब इसे हम समझते हैं कि भारत में इस एनडीए सरकार की तीसरी पारी के बजट से पहले लोगों की कमाई की तस्वीर कैसी है, इनकम की डायनेमिक्स कैसी है। ध्यान से देखें पहले चार्ट को। पहला चार्ट हमें बता रहा है रूरल एरिया में 2014 और 15 के बाद वेजेस की और कमाई की वृद्धि दर तेजी से गिरी, और 2018 के बाद उसमें और ज़्यादा गिरावट आई, और उसी का नतीजा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की 7% की विकास दर के बाद भी रूरल एरिया में मनरेगा की डिमांड कम नहीं हुई, और कोविड के बाद वो परिस्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई, और यही शहरी इलाकों में जॉब की स्थिति है। तो यानी आपको 2014 के बाद 2024 तक की तस्वीर में 2021 के बाद शहरी इलाकों में हमें थोड़ी सी बढ़ोतरी वेज ग्रोथ में दिखाई देती है, लेकिन वो केवल कोविड के बाद आई, और फिर उसके बाद ग्राफ एकदम नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ये वो तस्वीर है। यानी 10 साल के पूरे कामकाज के बाद अगर आप इन आंकड़ों को देखें ध्यान से, तो आपको लगेगा कि लोगों का मैंडेट, लोगों का जो जनादेश आया, वो जनादेश इन आंकड़ों की रोशनी में था। ये आंकड़े पिछले 10 साल के बजटों की सफलता और विफलता पर टिप्पणी करते हुए दिखाई देते हैं। अब ये हाल तब है विपुल जी, जब कोविड से पहले कंपनियों को अभूतपूर्व टैक्स रियायतें मिली थी। कोविड के दौरान सस्ता कर्ज दिया गया था, कोविड से पहले सरकार ने टैक्स रेट घटाए थे। यह हाल तब है जब बीते 5 साल में तो खास तौर पर सरकार ने तरह तरह के मिशन चलाए, बजट से पैसा डाला, रिकॉर्ड बोरोइंग की गई, भारत में सरकार का कर्ज GDP के बराबर पहुंच गया। लेकिन जब तीसरी पारी के लिए सरकार वोट मांग रही थी, तब इन ग्राफ, ये जो चार्ट हमने आपको दिखाए सरकारी आंकड़े पर आधारित हैं, तब रोजगार और ग्रामीण व शहरी कमाई का हाल 10 साल में सबसे ज़्यादा खराब था। तो अब ये जो 10 साल का जो शॉर्टफॉल है, जो 10 साल का शॉर्टफॉल है, इसकी रिकवरी करने के लिए इस बजट में क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। अब एक चार्ट और करीब से देखिए। इस चार्ट को देखने के लिए देखना ज़रूरी है 2019 से 2023 के बीच जो भी, ये बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है, उसे रोक कर देखेंगे। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए सरकार के आर्थिक चिंतन से बात बार बार उभर कर सामने आई विपुल जी, कि कृषि से लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, बिल्कुल, तभी डिमांड बढ़ेगी, तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। पर 2019 से 2023 के बीच में भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार जो भी क्रिएट हुए वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुए। अर्बन एरिया में आए ही नहीं रोजगार, जबकि रियायतें किसको दी गई? कंपनियों को दी गई। सस्ता कर्ज किसको दिया गया? कंपनियों को। ये उन नीतियों की तस्वीर है जिनकी रोशनी में हम इस बजट को देखेंगे। 2019 के बाद
भारत में खेती में सबसे ज़्यादा रोजगार बने जहां जोत का औसत आकार 1 एकड़ से कम है। अधिकांश लोगों के पास 1 एकड़ के आसपास की ही लैंड होल्डिंग है। सरकार श्रमिकों को खेती से दूर करना चाहती है। सरकार बार बार कहती है कि गांव अब इतनी बेरोजगारी का, इतने लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। कोविड के दौरान गांवों पर दबाव बना था क्योंकि लोग माइग्रेट करके वापस चले गए थे, लेकिन उसके बाद विकास दर वापस लौट आई, लेबर नहीं लौटा। विकास दर तो 7% पर लौटाई, पर जो गांव गया हुआ श्रमिक था वो गांव में ही रह गया, क्योंकि हमने आपको भी चार्ट में दिखाया कि अर्बन एरिया में नॉन फार्म जॉब्स बने ही नहीं, गैर कृषि नौकरियां नहीं बनी। 7% से ऊपर की विकास दर, मैन्युफैक्चरिंग में इतना सारा निवेश, तरह तरीके की सुविधाएं, इसके बाद भी अगर आप इस आंकड़े में देखें तो कैपेक्स न होने के कारण, पूंजी निवेश न होने के कारण भारत के शहरी इलाकों से रोजगार नहीं बना। इस आंकड़े के बाद अब बजट में हम वित्त मंत्री से ये जानने की कोशिश करेंगे, बजट में वित्त मंत्री को ये बताना होगा कि आखिर ये तेज ग्रोथ गई कहाँ, और इस तेज ग्रोथ का फायदा उन्हें राजनीतिक रूप से क्यों नहीं हुआ। उन्हें भी पलटकर अपनी राजनीतिक पार्टी को जवाब देना होगा कि 7% की विकास दर के बाद भी लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया। उन्हें यह बताना होगा कि जीएसटी लाया गया, जीएसटी का फायदा भी उद्योगों को मिला, उसके बाद भी उद्योगों ने निवेश क्यों नहीं किया और शहरों में रोजगार नहीं लौटे। जैसा कि हम उस चार्ट पर वापस लौटते हैं और दोबारा देखते हैं शहरों में रोजगार के चार्ट को, जहां से सारी चुनौती या सारी समस्या इस बजट के संदर्भ में शुरू होती है। जैसे जैसे इन सारी रियायतों के बाद भी जो प्रोडक्टिव जॉब्स थे, जहां से सबसे ज़्यादा डिमांड आनी थी, वो नहीं आई। और इंडिया में अगर आप भारत के ग्रामीण, भारत के शहरी इलाकों में या गैर कृषि नौकरियों का और कैपेक्स के आंकड़े को, कंपनियों के पूंजी खर्च के आंकड़े को देखें तो इसमें एक सीधा रिश्ता दिखाई देता है। अब इसके बाद हम अगले विषय पर चलते हैं। जी, सवाल यही है सर कि मतलब आपने दिखाया कि पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कि डिमांड जो है थोड़ी धीमी दिखाई दे रही थी, कोविड के समय में और घटती हुई दिखाई दी, अभी डिमांड कैसे दिखाई दे रही है? अब हम मांग की तरफ आते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है। और जब भी सरकार कंपनियों से कहती है कि वो नए निवेश करें तो कहते हैं कि हमें डिमांड दिखाई है, मार्केट में डिमांड का। इस चार्ट को ध्यान से देखिए और इस चार्ट को देखकर आपको इस समझ में आएगा, इसे रुक कर देखिए कि भारत में पिछले दशकों के दौरान मांग और खपत के ड्राइवर्स कैसे काम कर रहे थे। इसे हम रुकेंगे और एक एक आंकड़े को समझेंगे। भारत में 2003 से 2008 के बीच जो डिमांड थी वो सबसे ब्रॉड बेस्ड डिमांड थी। जब हम ब्रॉड बेस्ड डिमांड शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब हम उस डिमांड की बात करते हैं जो गांव से, शहरों से, कस्बों से एक तरह से निकल रही थी, चाहे वो एसयूवी की सेल्स हो, चाहे टू व्हीलर्स की सेल्स हो, चाहे स्मॉल कार की सेल्स हो। 2003 से 2008 के दौरान देखिए, और इसमें एसयूवी की, टू व्हीलर की, स्मॉल कार की सेल्स एक साथ बढ़ती दिखाई दी। दूसरा जब चरण आता है 2008 से 14 के बीच में, तो डिमांड में लो एंड की डिमांड, निचले स्तर से जो कम आय वाले लोग थे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि इस दौरान फिस्कल ट्रांसफर हुए थे। आपको पता है कर्ज माफी की गई थी, बहुत सारा पैसा गांव में ट्रांसफर हुआ था, इसलिए यहां पर निचले स्तर से गांव से डिमांड दिखाई दी। 2008 से 2014 के दौरान भारत में रूरल सेक्टर में सबसे तेज रिकवरी दिखाई दी थी, आंकड़े दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद आता है 2014 से 2019 के बीच में। जैसे ही 2014 से 2019 का वर्ग आता है, यहां निचले स्तर की और मझले स्तर के लोगों की, यानी छोटे परिवारों की, कम आय वाले परिवारों की मांग टूटने लगती है और हाई एंड की मांग बढ़ना शुरू हो जाती है। जिनकी आय बढ़ती है या जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उनकी मांग बढ़ने चली जाती है और हाउस होल्ड्स पर या परिवारों पर यहीं से कर्ज बढ़ना शुरू हो जाता है। पिछले ग्राफ में हमने आपको दिखाया भी था कि भारत में 2014-2019 के बाद जब आय टूटी तो लोगों ने कर्ज लेना शुरू कर दिया। और इसके बाद हम आते हैं 2019 से 2024 के बीच में, जिसे आप इकोनॉमिक में बार बार सुनते चले आ रहे हैं, प्योर के शेप रिकवरी। यही के है जो आपको इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे वाले बार से नीचे है माइनस में मध्य वर्ग की मांग। केवल जो वेल्थ इफेक्ट है या जो ऊंची आय वाले लोग हैं उनकी आय में ये बढ़ोतरी हमें दिखाई दी है। इन चारों ग्राफ्स को अगर आप समझें तो 2024 के चुनाव से पहले तक भारतीय अर्थव्यवस्था में के शेप की रिकवरी स्टेब्लिश हो चुकी थी और उसका असर हमें भारत चुनाव के नतीजों पर भी दिखाई दिया और बजट इस छाया में भी दिखाई देगा। अब 2008 से 2014 के बीच में सरकार ने जो रियायतें दी थी उनका फायदा हमें दिखाई दिया। 2014 से 19 के बीच में भारत में परिवारों की आय नहीं बढ़ी और उस आय नहीं बढ़ने का नतीजा हमें सामने आया है। शेयर बाजार, अब ध्यान से देखिए,
ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे थे कि 2018 के बाद 2014 के बाद भारत में परिवारों का कर्ज बढ़ता चला गया, हाउस होल्ड लेवरेज में बढ़ोतरी हुई और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई 2022 से 2024 के बीच में। वो इस कदर बढ़ी कि रिजर्व बैंक को ये कहना पड़ा बैंकों से कि क्रेडिट कार्ड पर कर्ज देना बंद कर दीजिए, अनसिक्योर्ड लोन देना बंद कर दीजिए, क्योंकि डिफॉल्ट होने का रिस्क है। शेयर बाजार पिछले 10 साल की सफलता की सबसे बड़ी गाथा है, स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी गाथा है अगर आप ध्यान से इसको देखें। पर शेयर बाजार का दूसरा पहलू इसमें दिखाई देता है कि यहाँ क्लियर कट वेल्थ इफेक्ट दिखाई देता है। भारत में मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो में जो बढ़ोतरी दिखाई दी आपको वो खासी बड़ी थी, जबकि नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ रेट उससे कम थी। यानी जिनके पास वेल्थ थी, जिन्होंने संपत्ति जनरेट की, उन्होंने उस पैसे को शेयर बाजार में पहुंचाया और शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न भी उनको मिले। इसलिए 10 साल में भारतीय शेयर बाजार ने शानदार रिटर्न भी दिए हैं। अब इसे जब आप गौर से देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि ये वेल्थ इफेक्ट निचले स्तर पर आकर मांग बढ़ाने में मदद करने वाला नहीं था। तो अब क्या होगा बजट का? इस रोशनी में बजट को देखिए। इस रोशनी में तो होना ये चाहिए कि बजट में सरकार को इनकम टैक्स में रियायत देनी चाहिए, जीएसटी में कटौती करनी चाहिए, क्योंकि जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे उच्च आय वर्ग के लोग थे वो पिछले 10 साल से सबसे ज़्यादा फायदे उठा रहे हैं। बिल्कुल, उन्हें रियायतें भी मिली, उन्होंने शेयर बाजार से भी बेहतर रिटर्न हासिल किए। तो जो मध्य वर्ग और निचले वर्ग के लोग हैं उनकी आय टूटी, उनकी कमाई टूटी, उनके उपभोग का स्तर कम हुआ, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हुए और उसका असर चुनाव में दिखाई दिया। पर क्या वित्त मंत्री ऐसा कर पाएंगी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा कर पाएंगी? क्योंकि उन्हें इसी क्लास ने हराया है, इसी क्लास के वोट ने उनको राजनीतिक रूप से छोटा किया है, कद छोटा किया है। तो क्या इसी क्लास को वो कुछ कर पाएंगी? अब इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। सवाल ये कि आपने अभी बताया कि किस तरीके से सरकार ने काफ़ी छूट भी दी, सरकार ने काफ़ी कैपेक्स भी किया, काफ़ी पैसे डाले, लेकिन प्राइवेट कैपेक्स हमने नहीं देखा जिसमें। क्या प्राइवेट कैपेक्स जो है वो आता हुआ दिखाई देगा क्या? अब ये तीसरा सवाल है कि आप इस बजट में वित्त मंत्री क्या कर पाएंगी? वित्त मंत्री कितने लोगों को टैक्स रियायत दे सकती है और कितनी जीएसटी काट सकती हैं? जीएसटी तो काटना संभव नहीं, राज्य सरकारें तो काटने ही नहीं देंगी। अब तो जब भी सरकारें क्या करती हैं कि परोक्ष रूप से बजटों में उद्योगों को प्रोत्साहन देती हैं। उम्मीद होती है कि उद्योग को अगर आप टैक्स में रियायत देंगे तो उसके बदले वो नया निवेश करेंगे, नया निवेश करेंगे तो उससे रोजगार बढ़ेंगे, रोजगारों के साथ लोगों की कमाई बढ़ेगी और कमाई के साथ लोग खर्च और खपत बढ़ाएंगे और इस तरह से जो एक सुचक्र होता है, एक जो वर्चुअस साइकिल होता है वो चलना शुरू होगा। आपको याद होगा पिछले साल की बात है, वित्त मंत्री ने बड़े झुंझलाते हुए कहा था एक बयान में कि उद्योगों को अब तो निवेश करना चाहिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन अब ये चार्ट देखिए ध्यान से, भारत में पिछले एक दशक में कैपेक्स या जो प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसकी हालत ये दिखाई दे रही है। जो नीली वाली लकीर है वो देखिए और सरकार का इन्वेस्टमेंट देखिए। 2000 से 2015 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को निजी निवेश चला रहा था। 2004 से 2015 तक की तस्वीर देखिए, आपको निवेश की ग्रोथ रेट ऊपर नीला चार्ट ऊपर दिखाई देगा। लेकिन और सरकार अपने बजट से लोगों को रियायतें बांट रही थी। तो ये वो पहिया था जिसमें एक तरफ निजी निवेश बढ़ रहा था, दूसरी तरफ सरकार रियायतें बांट रही थी। इसलिए पिछले चार्ट में हमने आपको दिखाया कि यही वो दौर था जब इंडिया में डिमांड भी ब्रॉड बेस्ड थी और सबसे ज़्यादा लोग खर्च भी कर रहे थे। लेकिन 2014 के बाद कंपनियों का इन्वेस्टमेंट गिरने लगा, तेज गिरावट आना शुरू हुई। पिछले चार्ट पर फिर चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। 2014 के बाद कंपनियों का निवेश गिरने लगा और सरकार का खर्च बढ़ने लगा। 2016 से आप जो दूसरा वाली जो ग्रीन लाइन है उसमें बढ़ोतरी देखिए। अब हम जो इस समय गवर्नमेंट का कैपेक्स है वो 5.7% के आसपास है और प्राइवेट कहाँ आकर खड़ा हो गया 2.8। प्राइवेट कंपनियों का निवेश नहीं होने के कारण अब इसके बाद हम दूसरे चार्ट पर पहुंचते हैं तो देखें कि कंपनियों का जो बड़ा निवेश था प्राइवेट कैपिटल का, उसमें भी ज़्यादातर निवेश कॉर्पोरेट्स का सीमित रहा कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में जहां से रोजगार नहीं आया। आमतौर पर कैपेक्स के जो ड्राइवर होते हैं उसमें एक्सपोर्ट्स होता है, डोमेस्टिक डिमांड होती है और रियल एस्टेट होती है। रियल एस्टेट में 17% दिखाई दिया, हाउस होल्ड्स की डिमांड केवल 29% दिखाई दी, बाकी जगह निवेश दिखाई दिया। तो इसलिए और आप BSE 500 की कंपनियों को देखें तो उनके निवेश का हिस्सा इसमें 8% दिखाई देता है। अब इस चार्ट को देखकर आपको समझ में आएगा कि कंपनियों ने चंदा भले ही दिया हो राजनीतिक दलों को सरकार को, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उन्होंने नई फैक्ट्रियां नहीं लगाई, उन्होंने नई मशीनें नहीं लगाई, उन्होंने नई परियोजनाएं नहीं लगाई। इसकी वजह यह है, हम पहले भी बताते रहे हैं कि भारत में कंपनियां रियायतें देखकर निवेश नहीं करती, मांग देखकर निवेश करती हैं। 2000 से 2014 तक भारत में कॉर्पोरेट टैक्स की दर बहुत ऊंची थी पर उस दौरान सबसे ज़्यादा निवेश हुआ।
अगर आप उस चार्ट को देखें तो। और 2018 से 2023 के बीच में भारत में कॉर्पोरेट टैक्स की दर 22% हो गई, इनकम टैक्स से भी कम हो गई, निवेश लगातार गिरता चला गया। अब इसके बाद अगले चार्ट को देखिए, जो हमें शेयर बाजार की कंपनियों की तस्वीर बताता है। ये 2000 से लेकर और अभी तक प्राइवेट कैपेक्स की ये तस्वीर है जो आपके सामने दिखाई देती है। 2000 में प्राइवेट कैपेक्स की ग्रोथ क्या थी और करंट प्राइवेट कैपेक्स की ग्रोथ क्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं सूचीबद्ध कंपनियों की तस्वीर, जो शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां हैं। कॉर्पोरेट्स की टॉप लाइंस में तेज गिरावट आई और इसी के साथ उनके निवेश में कमी आई। कोविड के बाद शुरुआत में कंपनियों का थोड़ा खर्च बढ़ा था, लेकिन अब मांग टूटने के बाद इसमें फिर गिरावट आना शुरू हुई है, क्योंकि इनकी टॉप लाइंस स्लो डाउन कर रही है। टॉप लाइन स्लो डाउन करने का मतलब है कि इनको वॉल्यूम्स नहीं मिल रहे हैं। बॉटम लाइन तो ठीक है, मुनाफे तो आपको अच्छे दिख रहे हैं, पर उनके सेल्स में बढ़ोतरी नहीं हो रही और इसलिए वो कीमतें बढ़ाकर अपनी बॉटम लाइन को सिक्योर करने की कोशिश कर रही हैं। हम अलग अलग कार्यक्रमों में आपको बताते रहे हैं कि अब कंपनियां उच्च वर्ग की मांग को देखकर, कैश रिकवरी को देखकर अपनी स्ट्रेटजी बना रही हैं। वो मास प्रोडक्ट्स के उत्पादन में ज़्यादा निवेश करना नहीं चाहती और जो क्लास प्रोडक्ट है, जो ऊपर का वेल्दी क्लास है, उसके खपत के हिसाब से वो निवेश कर रही हैं। कंपनियों की जो डोमेस्टिक ऑर्डर बुक है, ये उसकी तस्वीर है। कोविड के बाद का दौर गुजर चुका है। बजट के मामले में बेहद ध्यान रखने लायक चार्ट है कि कोविड के बाद जो भी डिमांड आनी थी, पेंट अप डिमांड आनी थी, वो निकल चुकी है और अब इंडस्ट्रियल कंपनियों की जो ऑर्डर बुक है वो पीक आउट होना शुरू हो गई है और उसमें नीचे गिरावट दिखाई दे रही। वित्त मंत्री को कुछ ऐसा बजट में करना होगा कि ये पहिया घूमकर ये चार्ट ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो, डोमेस्टिक कंपनियों के लिए डिमांड बढ़ती चली जाए। नहीं तो आने वाले समय में कंपनियां ब्याज अपने निवेश में, अपने खर्च में और ज़्यादा कमी करेंगी, क्योंकि जब बाजार में मांग नहीं होगी। 2000 के दशक में विश्व व्यापार की भी विकास दर काफ़ी तेज थी, जिसका फ़ायदा भारत को निर्यात के तौर पर मिला। लेकिन 2014 के बाद एक्सपोर्ट्स का बुरा हाल है। बीच में तो कुछ सालों के लिए नेगेटिव ग्रोथ थी। तो उस निर्यात की जो कमजोरी है, उस कमजोरी ने भी कॉर्पोरेट के इन्वेस्टमेंट को, निजी निवेश को प्रभावित किया है और इसका असर हमें निर्यात पर दिखाई दिया है। हम एक्सपोर्ट्स के चार्ट में इसे और करीब से देख सकते हैं। 2000 के बाद जो हरा हिस्सा दिखता है, एक्सपोर्ट्स का मोमेंटम काफ़ी तेज था। उसके बाद 2008 से 2010 के बीच में इसमें तेज गिरावट आई। 2010 के बाद फिर इसमें एक तेजी आई। 2014 के बाद एक्सपोर्ट्स का मोमेंटम लगातार गिरता चला गया। केवल एक शॉर्ट स्पाइक हमें कोविड के बाद दिखाई दी और उसके बाद आप फिर देखिए निर्यात वापस नकारात्मक परिस्थिति में आ गए और इसका असर हमें कंपनियों के मुनाफों पर दिखता है। इसे भी ध्यान से देखिए। 2000 के दौर में विपुल जी, ये कंपनियों के स्टॉक मार्केट की दृष्टि से भी खासा महत्वपूर्ण है जानना निवेशकों के लिए। 2000 तक कंपनियां अपने निवेश को, अपने मुनाफे को हायर कैपेक्स में रिसाइकिल कर रही थी। जो उनके पास कम मुनाफा आ रहा था वो कैपेक्स में डाल रही थी। ये रिसाइकिलिंग खत्म हो गई। प्रॉफिट्स तो दिख रहे हैं बट निवेश नहीं हो रहा है। इसी पर वित्त मंत्री झुंझलाई हुई है कि कैश रिजर्व पर बैठी हुई कंपनियां हैं, बाकी जगह निवेश कर रही, लेकिन उद्योगों में निवेश नहीं कर रही। ये BSE 500 कंपनीज के कैश फ्लो का चार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है और इनके प्रॉफिट ग्रोथ का चार्ट है। अब आप इन दोनों चार्ट्स को देखिए, अगर नीली वाली लाइन देखिए और प्रॉफिट की ग्रोथ को देखिए, बीच के 2 सालों को छोड़ दीजिए, तो कंपनियां मुनाफा तो कमा रही हैं पर वो नया निवेश करने को तैयार नहीं है। जबकि गवर्नमेंट को लगातार 2018 के बाद से अपना कैपेक्स बढ़ाते रखना पड़ा है और अब अंततः स्थिति ये आ गई कि 2025 के जो बजट का एस्टिमेटेड बजट, इंटरिम बजट पेश किया गया है, जिसका फुल बजट जुलाई में आएगा, वहाँ सरकार भी थक गई। उसको कैपेक्स कम करना पड़ रहा है क्योंकि कर्ज कम करने का दबाव है, भारत की साख का दबाव आपके सामने है। सर, ये तमाम आंकड़े काफ़ी दिलचस्प हैं और बहुत वास्तविकता के करीब हैं और वो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि नतीजे किस हिसाब से निकल करके आए हैं। अब यहाँ पर अगला बड़ा इवेंट जो है वो बजट है। बजट को लेकर के क्या बड़ी चुनौतियाँ आपको दिखाई दे रही है? हमने आपको इन आंकड़ों के जरिए बताया कि 10 साल में जो हुआ उसका राजनीतिक नतीजा भी आपके सामने और आर्थिक नतीजा भी आपके सामने है। 10 साल के आंकड़े भी हमने आपके सामने देखे और तुलना चूंकि जब हम एक लंबे दौर की करते हैं तो हमें समझ में आता है कि 2014 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की परिस्थिति क्या थी और 2014 के बाद की परिस्थिति क्या थी। लेकिन आप एक बात ध्यान से देखेंगे इस बजट को सुनते हुए, हालांकि बजट भाषण में क्या कहा जाएगा हमें पता नहीं है, लेकिन इस बजट भाषण को सुनते हुए आप जरूर इस बात को महसूस करेंगे कि ये ऐसी सरकार का बजट होगा जो आर्थिक उपाय करते करते थक चुकी है।
क्योंकि नया कुछ करने के लिए बड़ा बजट में नहीं उपलब्ध है। और आगे आपको बताएंगे कि चुनौती क्या है। देखिए 10 साल किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार कोई भी उसका कोई मतलब नहीं, किसी भी अर्थव्यवस्था के को तेजी से दौड़ाने के लिए 3 महत्वपूर्ण पहिए होते हैं, एक रोजगार, दूसरा खपत और तीसरा इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इन्हीं 3 पहियों पर अर्थव्यवस्था दौड़ती है। आप कुछ भी करिए, कोई राजनीतिक प्रपंच करिए, कोई नैरेटिव बिल्ड करिए, कोई इमोशनल अपील करिए, वास्तविकता यह है कि 2014 में आपकी कमाई कितनी थी और 2024 में आपकी कमाई कितनी है। 2014 में आपकी जिंदगी कितनी बेहतर थी, 2024 में आपकी जिंदगी। और आपका मतलब हमारी आप या 10-12 लोगों की नहीं, बहुसंख्यक लोगों की, भारत की बड़ी आबादी को के पास 2014 में वो जितनी बचत कर पा रहा था 2024 में कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। यही बुनियादी पैमाने जिन पर आप किसी भी देश की सरकार की सफलता को आंकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 2003 से 2014 के बीच की जो ग्रोथ रेट थी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो कंजम्पशन हो, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, उनकी तुलना में हमने 2014 के बाद वैसी ग्रोथ रेट नहीं देखी। और इसलिए सरकार को अपने बजट से बहुत कुछ खर्च करना पड़ा। आमतौर पर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में सरकारों का खर्च कम होता जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अपनी ताकत से ही इतने रिसोर्सेज जनरेट कर देती। पर हमने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7% से बढ़ रही थी, पर सरकार को इस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए अपने बजट से पैसा डालना पड़ रहा था, और इसलिए सरकार के घाटे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। बुनियादी ढांचे का अधिकांश निर्माण सरकार के पूंजी खर्च से हुआ। हमने देखा सड़कें बनी, बड़ी सफलता है भारत में सड़कों का निर्माण, एयरपोर्ट्स का निर्माण, पर यह सब कुछ हुआ सरकारी खर्च से, बजट के खर्च से। मुफ्त अनाज सब्सिडी की स्कीमें आई। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज विकास दर के दौर में भारत में 80 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज देना पड़ा, यह भी बजट से आई। लोगों की आय नहीं बढ़ रही थी, इसलिए आपको उन्हें अनाज देना पड़ा, मुफ्त देना पड़ा। अर्थव्यवस्था को इन सब के फायदे बहुत सीमित तौर पर मिले। सरकार के खर्च का पीछा करते हुए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आया। माना जाता है कि सरकार जब खर्च करती है तो उसके पीछे से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना शुरू होता। रिकॉर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहा, हमने आपको चार्ट में दिखाया, पर प्राइवेट कंपनियों ने पैसा नहीं लगाया। सरकार के खर्च से ही जो डिमांड बाजार में आती दिखाई दी वो दिखाई दी। जब निवेश नहीं आया तो रोजगार नहीं बढ़े, क्योंकि सरकार के खर्च से आने वाले रोजगार की जो संभावना है वो बेहद सीमित होती है, क्योंकि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट या उसका कैस्केडिंग इफेक्ट सीमित होता है। और इसलिए चुनावी सियासत में इसका कोई फायदा नहीं मिला। इतने बड़े बड़े बजटों का रिकॉर्ड बजट, भारत में जब बजट आते थे कहा जाता 40 लाख 45 लाख करोड़, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बजट पेश किया गया, पिछली बार कई बार एक कहा गया, पर उन सबका कोई फायदा लोगों को तो मिला तो नहीं मिला। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी इन बजटों का कोई फायदा नहीं मिला। इस पूरी आर्थिक रणनीति का कोई राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी लेकर नहीं आई। अब यहां खपत, मांग और निवेश का पहिया धंसा हुआ है। जीत तो है, पर उसे पहिए को खींचकर बाहर लाने के लिए बेहद ताकत लगानी पड़ेगी। यहां से 4-5 बड़ी नई चीजें सामने खड़ी हुई, जिनकी रोशनी में इस बजट को परखा और देखा जाएगा। ये तो सब है जो आपके सामने है, जो बदला और जो नहीं बदला। 2026 से नया वित्त आयोग आएगा, बैठकें चल रही हैं। अगले साल फरवरी तक शायद नए वित्त आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी जाएगी। और अगले बजट में, ये तो बजट साल के मध्य का बजट है, जुलाई का, जो अगला जनवरी का बजट आएगा, फरवरी का बजट आएगा अगले वित्त वर्ष का, उस बजट में विपुल जी सरकार को नए वित्त आयोग की सिफारिशों को शामिल करना पड़ेगा उस बजट में, और उसका प्रोविजन करना पड़ेगा। नया वित्त आयोग आ रहा है कोएलिशन गवर्नमेंट की अगुवाई में। पिछले 2 वित्त आयोगों में ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर या आमतौर पर राज्यों के हिस्से में, टैक्स के हिस्से में कमी की थी। पर अब जिस तरीके की परिस्थिति, उसमें राज्य सरकारें और ज़्यादा संसाधन मांगेंगी, क्योंकि उनको जीएसटी का कंपनसेशन भी नहीं मिल रहा है। जो गठजोड़ की सरकार को आने वाले समय में राज्यों को और अधिक संसाधन देने होंगे। तो नया वित्त आयोग केंद्र सरकार से फंड्स के ट्रांसफर को बढ़ाने की सिफारिश करेगा, या मान के चलिए। एक तो सामान्य रूप से भी बढ़ाने की सिफारिश करता है, लेकिन अगर आप कोलिशन पॉलिटिक्स की, गठजोड़ की राजनीति या राज्यों के बढ़ते प्रभुत्व को देखें, तो नया वित्त आयोग अब उस तरह से संसाधन नहीं बांट पाएगा जैसे पिछले 10 साल में बांटे जा रहे थे। मतलब क्या, सरकार को बजट पर में और ज़्यादा हाथ सिकोड़ने होंगे, फंड्स की समस्या होगी। दूसरा, जीएसटी के ढांचे में बदलाव होना है। राज्य सरकारें कह रही हैं कि 12% का स्लैब खत्म कर दीजिए, क्योंकि उनको अब कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। तो अधिकांश उत्पादों को 18% के स्लैब में ले आइए, जो कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है। यहाँ से मांग में और कमी होगी, क्योंकि जब टैक्स का रेट बढ़ेगा खपत के ऊपर तो डिमांड और कम होगी, और महंगाई आएगी, वो तो मौजूद है और ज़्यादा बढ़ेगी। पर इसे रोक पाना मुश्किल होगा, क्योंकि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की मांग अब इस मामले में माननी होगी। तीसरी चीज़, 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होना है। 1 साल से तो सरकार इस चर्चा में भाग ही नहीं ले रही है,
अलग अलग तरीके की खबरें आती हैं कि वेतन आयोग आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जितना राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ इस चुनाव में, उसे देखते हुए वो 8वें वेतन आयोग को टाल नहीं पाएगी। राज्यों के भी चुनाव हैं जहां राज्य सरकारें भी इस बात पर दबाव बनाएंगी, सहयोगियों का दबाव होगा कि वेतन आयोग लाया जाए। इसका एक फायदा मिल सकता है खपत बढ़ने के तौर पर, वेतन आयोग जब आते हैं तो मार्केट में डिमांड बढ़ती है, लेकिन राज्यों के बजटों के लिए बड़ी मुसीबत होगी है, क्योंकि राज्यों के बजट वैसे ही बहुत बुरी तरह घायल हैं और उनको ये नए वेतन आयोग में वेतन की बढ़ोतरी का, क्योंकि महंगाई भी पिछले 4-5 सालों में काफ़ी ऊंची रही, तो कितनी बढ़ोतरी करेगी सरकार, इसे देखना होगा, लेकिन वेतन आयोग लाना पड़ेगा। और दूसरा ये कि पेंशन के ढांचे में बदलाव होने वाला है। सरकार नई पेंशन प्रणाली में भी अब जो सुनिश्चित पेंशन है वो उसकी व्यवस्था लाने वाली है, और उसका जो भी फार्मूला तय किया जाएगा, लेकिन उसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को संसाधनों की नई व्यवस्था करनी होगी। ये वो नया एजेंडा है जो वित्त मंत्री की मेज पर रखा हुआ है, वो इससे दाएं बाएं नहीं कर सकती, और पिछली 10 साल की आर्थिक नीतियों के राजनीतिक नतीजे उन्हें संसद में दिखाई दे रहे हैं अपनी संख्या बल में कमी के तौर पर। आंकड़े और तथ्य एनडीए की तीसरी पारी को सबसे कठिन होने का इशारा कर रहे हैं। ये तीसरी पारी सबसे कठिन होने वाली आर्थिक तौर पर, और यही हम कहते हैं ना कि आशाएं और हकीकत, उम्मीदें और हकीकत एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशा में खड़ी होती हैं। तो अर्थव्यवस्था में बाजार को, निवेश को समझते समय मुझे लगता है कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे हंस रोसलिंग, उनकी बात मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। वो ये हमेशा कहते थे कि मैं आशावादी नहीं हूँ, मैं संभावनावादी हूँ, मैं ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ, मैं पॉसिबिलिस्ट हूँ। ऐसा करते हुए वो हमेशा ये कहते थे कि उम्मीदों को तर्क की कसौटी पर कस लेना चाहिए, संभावनाओं का आकलन बेहतर है। तो इसलिए अगर आप कारोबारी हैं, निवेशक हैं, रोजगार तलब हैं, तो अब नई सरकार से, तीसरी पारी की सरकार से तर्क संगत संभावनाओं की रोशनी में परखिए और अपनी निवेश की, अपने कारोबार की, अपने भविष्य की योजनाएं उम्मीदों से ज़्यादा इन संभावनाओं के आधार पर केंद्रित करिए जो तर्क पर आधारित है। क्योंकि जैसे जैसे अगले महीने बीतेंगे, अगले 2 साल बीतेंगे, राज्यों के चुनाव आएंगे, उनके नतीजे आएंगे, एनडीए की तीसरी पारी का कार्यकाल में राजनीति और अर्थव्यवस्था और ज़्यादा पहली बनती जाएगी और ज़्यादा उलझती हुई जाएगी। इस रोशनी में बजट आने वाला है। बजट के आसपास हम फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर पर आपसे चर्चा करेंगे। बिल्कुल चर्चा करेंगे, लेकिन वाकई में आंखें खोल देने वाली रिसर्च रही सर, और वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार या पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी दावे करे, लेकिन बड़ी चुनौतियां आर्थिक तौर पर होने वाली हैं। अब इस बजट में इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कोई नया फॉर्मूला लेकर के आ पाती हैं निर्मला सीतारमण, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि विकल्प बहुत सीमित बचे हुए हैं। अंशुमान सर, बहुत ही ये रिपोर्ट जो है देखने के बाद हमारे तमाम जो दर्शक होंगे उनके लिए भी आंकड़े हर जगह अवेलेबल हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से रखे तथ्यात्मक रूप से काफ़ी शानदार है। लेकिन बहुत सारे दर्शक आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हमारे दर्शक हैं गौरव, वो जानना चाह रहे हैं कि सरकार अपना गेहूँ का लक्ष्य पूरा क्यों नहीं कर पा रही है। बाजार सरकार के पक्ष में नहीं है। अच्छे समर्थन मूल्य के बाद भी बाजार में जिस तरीके की महंगाई बनी हुई है, उसके बाद किसान सरकार को गेहूं बेचने के लिए तैयार नहीं है कि उसे बाजार में बेहतर कीमत मिल रही, और एक सीमा से अधिक सरकार समर्थन मूल्य बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि अगर उसे रबी के समर्थन मूल्य में से ऊपर बोनस देने की जरूरत पड़ी तो एक तो बोनस की नीति खत्म कर दी गई, और दूसरी चीज़ है कि उसे खरीफ पर भी उसका असर पड़ेगा। तो बाजार की मैट्रिक्स में, खाद्य अर्थव्यवस्था की मैट्रिक्स में सरकार अब उस पर अपनी पकड़ धीमे धीमे लूज कर रही है, और मार्केट अपने तरह से मार्केट फोर्सेस प्ले कर रही हैं। और ये बात हमने सिर्फ इसी साल नहीं देखी विपुल जी, पिछले साल भी हमने ये परिस्थिति देखी थी। भारत में कृषि उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन कृषि की महंगाई बढ़ने के साथ सबसे ज्यादा नुकसान सरकार को हो रहा है। उपभोक्ताओं को तो हो ही रहा है, वो तो महंगाई से कीमत चुका ही रहे। सरकार को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि सरकार को एमएसपी भी बढ़ाना पड़ता है, उससे महंगाई भी बढ़ती है, उसके बाद भी उसको अपने अनाज भंडार के लिए पर्याप्त अनाज नहीं मिलता, और फिर उसे ऊपर मुफ्त में अनाज भी बांटना है लोगों को। तो खाद्य अर्थव्यवस्था का पहिया थोड़ा पटरी से उतरा हुआ है इस समय। पिछले 2-3 साल से विस्तार से हम इकोनॉमिक में बात भी कर चुके हैं। अगला सवाल आया है सचिन का। सचिन कह रहे हैं, क्या सरकार की मेक इन इंडिया जो स्कीम है वो सफल हुई है? अगर आप निजी निवेश के आंकड़े देखें जो हमने आपको इसमें दिखाए हैं, प्राइवेट कैपेक्स के, तो नहीं दिखती। 1-2 सेक्टर्स हैं जहां से एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल बड़ी पिक्चर देखें, क्योंकि हर 15 दिन में, महीने भर में, 2 साल में आने वाले आंकड़ों की तस्वीर में हमें एक छोटी तस्वीर दिखती है। इसलिए आज के कार्यक्रम में हमने आपको बड़ी तस्वीर दिखाई, मेगा और मैक्रो पिक्चर दिखाई, क्योंकि अंततः तो राजनीतिक रूप से मूल्यांकन 5 साल या 10 साल के कामकाज पे होता। तो हमने आज आपसे महीने के, छमाही के, तिमाही के आंकड़े तो मनी सेंट्रल में आपको बताते रहते हैं, हर महीने आने वाले आंकड़े। आज हमने आपको बड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश की, क्योंकि
2014 से लेकर 2024 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हुआ। और इसकी रोशनी में अगर आप मेक इन इंडिया या पीएलआई इन सारी स्कीमों को देखें, स्कीमें बड़ी थी, अच्छी थी, प्रोत्साहन भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे, पर वास्तविकता में उनके नतीजे नहीं मिले। क्योंकि नतीजे अगर मिले होते तो कैपेक्स की हालत नहीं होती, प्राइवेट कैपेक्स की निजी क्षेत्र का निवेश इतना कम नहीं होता। तो बजट की तरफ बढ़ते हुए सरकार को इन सब की नई सिरे से समीक्षा करनी ही होगी। उसे सोचना पड़ेगा कि आखिर इनसे पाया क्या और इनमें कौन से बदलाव करने होंगे। पीएलआई स्कीम की समीक्षा तो शुरू हो ही गई है। समय की कमी है, सवाल तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन आगे बढ़ते हैं और जरा इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम की बात में इस बार क्या रहने वाला है? इनकम की बात तो सरकार का बजट कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपके लिए तो रिटर्न का मौसम आ ही गया है और आपको अपना हिसाब सरकार को देना ही पड़ेगा। आपकी कमाई बढ़े या ना बढ़े, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मौसम आ गया है। और इस बार रिटर्न भरने में कई सारी उलझनें और दिक्कतें हैं। हम आपको कुछ संदर्भ बताएं। जैसे बहुत सारे लोगों ने जो क्रेडिट कार्ड पर एक्स्ट्रा बाइंग की है पिछले 1 साल में, उनके रिटर्न से मिसमैच हुए हैं। यानी उनकी कमाई x है और उन्होंने क्रेडिट कार्ड से 2x की बाइंग कर ली है और उनको सबको इनकम टैक्स के नोटिसेज आ रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि आप आयकर विभाग को अपने रिटर्न में जो सूचना देते हैं, अगर उससे कहीं ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करते हैं तो आयकर विभाग की निगाहें आप पर टेढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों ने अपनी वास्तविक आय छिपाई है। ऐसे कई सारे नोटिसेज पिछली बार भी आए हैं। इनकम टैक्स का रिटर्न इस बार खास ज़्यादा पेचीदा होने वाला है, क्योंकि एक तो 2 रिजीम है, नई और पुरानी। जो लोग पुरानी रिजीम में हैं उनके लिए नई अलग व्यवस्थाएं हैं, नई रिजीम उनके लिए अलग व्यवस्थाएं। तो ये जो पूरा महीना है ये रिटर्न भरने का महीना है। आपके फॉर्म 16 आपके पास आ गए होंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं, नहीं आए तो अपने दफ्तरों से उन फॉर्म 16 को तलब करिए, उनकी जानकारी लीजिए। अगर आप स्वरोजगारी हैं तो आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, बाकी लोगों से सलाह लीजिए। हम आपके लिए यहाँ से लेकर अगले कुछ हफ्तों तक नियमित रूप से इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। उसकी पहली किस्त आपको मनी 9 के यूट्यूब चैनल पर और सुपर ऐप पर मिलेगी, जहां आप उन सवालों के जवाब सीधे पा सकते हैं जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय ध्यान में रखना चाहिए। ये मत सोचिए कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना हर साल की प्रक्रिया, हर साल कुछ ना कुछ नया होता है, हर साल कुछ ना कुछ चुनौती आती है। पिछले साल जब लोगों ने रिटर्न भरा था तब उन्हें पता नहीं था कि इतने सारे लोगों के पास इनकम टैक्स के नोटिस आएंगे। किन लोगों के पास? कारपोरेट्स को छोड़ दीजिए, उनके पास तो जाते ही। आम लोगों के पास एचआरए के नोटिस आए, उन्होंने अपने हाउस रेंट अलाउंस की रसीदें सही ढंग से नहीं लगाई। उनके पास क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग के नतीजे आए, के नोटिस आए। उनके पास एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न में मिसमैच होने के नोटिस आए कि उनके इन्फॉर्मेशन रिटर्न में कुछ और बताया गया था, इनकम टैक्स के रिटर्न में कुछ और बताया गया था। ऐसी कोई पेचीदगी ना आए, रिटर्न भरने के बाद पीछे पीछे आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस ना आकर खड़ा हो जाए। ये सारे सिरदर्द से बचना है तो मनी 9 पर इनकम टैक्स के सारे कार्यक्रमों को, जो हम आपको एक एक क्षेत्र से एक एक छोटी छोटी समस्याओं का समाधान बता रहे हैं, उनको से ज़रूर देखिए, जुड़े रहिए। हम लगातार नई नई जानकारियाँ लेकर इसमें आपके सामने आएंगे। चलिए, तो ये इनकम टैक्स को लेकर के इस बार हमने वैसे भी वीकेंड पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है। प्रियंका संभव जी ने जो है उसको संचालित किया है और उसमें बहुत डिटेल में बातचीत की गई है। और आगे भी लगातार हमारी ये सीरीज़ जो है वो चलती रहेगी। तो लगातार आप मनी 9 के साथ, मनी 9 के कार्यक्रमों के साथ बने रहिए। सर, अब कोई सी किताब या वेब सीरीज़ का जिक्र जो देखनी चाहिए इस वीकेंड पे? एक मूवी के बारे में हमने आपको बताया चलते ही, हाउ टू लिव फॉर एवर। इसको जरूर देखिए, दिलचस्प मूवी है। इसी तरीके की एक और सीरीज नेटफ्लिक्स पर उसके बाद आई थी, पर इसे देखिए क्योंकि इससे आपको उम्मीद और वास्तविकताओं का फ़र्क भी समझ में आएगा। और एक नए तरीके के कॉन्सेप्ट की फिल्म थी, जिसे काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरीके से क्रिटिक्स ने सराहा भी था, इस पर सवाल भी उठाए थे। इसे इस बार आप देख सकते हैं। अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े और आज का अर्थात भी काफ़ी दिलचस्प रहा हर बार की तरह। बहुत कुछ आंकड़ों के साथ आपने चीज़ों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अब इकोनॉमिकम को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।